रायगंज, जहां अमावस्या की रात कोई इबादत नहीं बल्कि एक सजा है। यहाँ की हवाओं में फूलों की खुशबू नहीं बल्कि एक ऐसा राज दफन है जिसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपनी खामोशी से सींच रखा है। आज फिर वही काली रात है और आज फिर रायगंज की दहलीजों पर मौत दस्तक देने वाली है। सूरज ढलने को था और उसके साथ ही रायगंज के लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। हर चेहरे पर एक अनकहा खौफ लिखा था। सिर्फ आधा घंटा बचा है। कल्लू, देख कोई बाहर ना रह जाए। पिछली बार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुखिया जी, पिछले महीने वो जो परदेसी शहर से आया था उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस आई थी पर हमने कह दिया कि वो रात को ही निकल गया था। पुलिस यहां कदम भी नहीं रखेगी आज की रात। जो यहां का नियम तोड़ेगा वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। उसे वो ले जाता है। और हम सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। जाओ, मुनादी करवाओ कि आज कोई खिड़की से झांकेगा भी नहीं। सड़कों पर भगदड़ मची थी। इंसान तो क्या, जानवर भी अपने ठिकानों में दुबक रहे थे। रायगंज अपनी ही परछाई से डर रहा था। सावधान, शाम के 6 बजने वाले हैं। आज अमावस्या की काली रात है। अपनी दहलीज के अंदर हो जाओ। अरे ओ भाई, दुकान बंद कर। क्या जान प्यारी नहीं है? खिड़की दरवाजे ऐसे बंद करो कि हवा भी अंदर ना आ सके। आज कोई पुकारे तो मुड़कर मत देखना। याद रखना, रायगंज की मर्यादा टूटी तो अनर्थ हो जाएगा। जो घर के बाहर मिला उसका नामो निशान मिट जाएगा। भागो अपने घरों को। श्याम, पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने? 6 बजते ही गांव को जेल क्यों बना देते हैं? श्याम, सवाल मत कर और अंदर चल। बाहर बहुत बड़ा खतरा है बेटा। कैसा खतरा? आप लोग पढ़े लिखे होकर भी इन पुरानी बातों पर यकीन कर रहे हैं। ये सरपंच सबको डराकर क्या हासिल करना चाहता है? ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। पिछले महीने वो जो परदेसी लड़का गायब हुआ था ना, उसने भी तेरी तरह ही इन बातों को मजाक समझा था। तू न मेरे डर को टाल सकता है और न सरपंच के आदेश को। आज की रात बस खामोश रहे। श्याम अपने पिता की आंखों में खौफ देखकर खामोश हो जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। रात भर उसे बाहर से अजीब सी सिसकने वाली आवाजें आती हैं। श्याम उस रात चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन का शोर कम नहीं हुआ। बाहर सिसकियां गूंज रही थीं और अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या वाकई वो भूत था या कुछ और? सूरज निकल आया है। गांव में चहल पहल है, पर हर चेहरे पर एक अजीब सी थकान और राहत है। श्याम अपने दोस्त राजू से गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलता है। राजू, रात भर सोया क्या तू? तूने वो आवाजें सुनी? राजू भाई, मैंने कानों पर तकिया रख लिया था। रायगंज में जो रात को होता है वो दिन में भूल जाना ही बेहतर है। तूने देखा पिछले महीने उस परदेसी के साथ क्या हुआ? पुलिस तक कुछ नहीं कर पाई। वही तो बात है राजू, पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाई? सरपंच के आदमी इतने डरे हुए क्यों थे? ये सब कोई भूत प्रेत नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। पिताजी भी कुछ छुपा रहे हैं। अरे छोड़ ना भाई, हमें क्या लेना देना। अपनी जान बच गई वही बहुत है। नहीं राजू, ऐसे कब तक घर में दुबक कर जिएंगे? मैंने फैसला कर लिया है। अगले महीने की अमावस्या को मैं घर के अंदर बंद नहीं रहूंगा। मैं इस श्राप की हकीकत जानकर रहूंगा। तू पागल हो गया है? मौत को दावत दे रहा है। अगर वो मौत है तो मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगले 1 महीने में हमें तैयारी करनी होगी राजू। श्याम ने मौत से हाथ मिलाने का फैसला तो कर लिया था, पर वो ये नहीं जानता था कि रायगंज का राज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीता जागता खौफ है। क्या श्याम अगली अमावस्या देख पाएगा, या वो भी उस परदेसी की तरह एक गुमनाम किस्सा बन जाएगा?
दोपहर का समय है, धूप तेज है, पर गांव की गलियों में सन्नाटा है। मंगत की चाय की टपरी पर लोहे की केतली की सनसनाहट सुनाई दे रही है। दो बुजुर्ग, रघु काका और सुखिया, बेंच पर बैठे चाय फूंक रहे हैं। श्याम धीरे से आकर उनके पास बैठता है। दिन की रोशनी में भी रायगंज की परछाइयां लंबी और काली थीं। लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान पर ताले और आंखों में डर का पहरा था। मंगत काका, एक चाय देना और जरा अदरक कूट के डालना, सिर में बड़ा दर्द है। शहर की पढ़ाई का बोझ होगा बेटा, यहाँ गांव की हवा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। शहर वालों को यहाँ की हवा रास नहीं आती मंगत। वहां लोग शोर में रहते हैं, यहाँ की खामोशी उन्हें डरा देती है। क्यों श्याम, कल रात सोए नहीं क्या? कैसे सोता काका? रात को 6 बजते ही ऐसा लगा जैसे गांव पर किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। और वो आवाजें, अजीब सी सिसकियां। आप लोग इतने सालों से यहां हैं, क्या आपको ये सब सामान्य लगता है? सामान्य? बेटा, रायगंज में सामान्य शब्द बरसों पहले मर चुका है। यहां रातें हमारी नहीं होती। पर क्यों काका? कोई तो वजह होगी। लोग दबी जुबान में डायन का नाम ले रहे थे। क्या वाकई आपको लगता है कि इस जमाने में भी कोई रूह पूरे गांव को कैद कर सकती है? देख बेटा, तू जवान है, खून गर्म है तेरा, पर कुछ चीजें समझ के बाहर होती हैं। वो कोई मामूली रूह नहीं है, वो एक साया है जो अमावस्या की काली रात को निकलता है। उसने इस गांव की खुशहाली छीन ली। जब वो चलती है तो पैरों की आहट नहीं, बल्कि जलने की गंध आती है। चलने की गंध? पर डायन का आग से क्या लेना देना? बस कर रघु, छोरे को क्यों डरा रहा है? श्याम बेटा, तू बस इतना समझ ले कि सूरज ढलने के बाद दहलीज पार मत करना। यहाँ का नियम तोड़ने वालों को ये गांव कभी माफ नहीं करता। चाय पी और घर जा, तेरे बापू राह देख रहे हों। जैसे मंगत इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहता हो। शाम को समझ आ जाता है कि ये लोग डरते तो हैं, पर सच बताने से कतरा रहे हैं। वो चाय पीकर अपने घर चला आता है। अंधेरा गहरा हो रहा था और उसके साथ ही वो राज भी जो हरी काका के सीने में बरसों से दफन था। वो राज जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। पिताजी, आज पूरा दिन मैंने गांव में बिताया। टपरी पर मंगत काका और रघु काका से भी बात की। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। सब कह रहे हैं कि यहाँ कोई डायन है। जो सुना है उसे सच मान ले श्याम, और अपनी जिज्ञासा को इस घर की दीवारों के अंदर ही दफन कर दे। कैसे मान लूं पिताजी? आप तो शहर में रहे हैं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। आप भी इन अंधविश्वासों को मान रहे हैं? लोग कह रहे हैं वो डायन हर अमावस्या को आती है। आखिर 40 साल से ऐसा क्या हो रहा है जिसे पूरा गांव देख रहा है, पर बोल कोई नहीं रहा? 40 साल? हाँ श्याम, 40 साल से रायगंज ने चैन की नींद नहीं ली। वो आती है, मैंने खुद उसकी पायल की छन छन सुनी है, और वो भयानक सिसकियां भी। वो हवा में नहीं चलती, वो गांव की गलियों में अपना हक मांगने आती है। हक? कैसा हक? पिताजी, आप कुछ छुपा रहे हैं। आपके चेहरे का डर बता रहा है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। क्या आपने उसे देखा है? वो कौन थी? क्या वो इसी गांव की थी? मैंने कहा ना, वो एक डायन का साया है जिसने इस मिट्टी को श्राप दिया है। वो क्यों आई, कैसे आई, ये पूछने वाले आज इस गांव में नहीं हैं। बस इतना जान ले कि वो एक आग है जो बुझती नहीं। अब रात गहरी हो रही है, जा अपने कमरे में और किवाड़ मजबूती से बंद कर ले। हरी काका के जाने के बाद शाम गुस्से और उलझन में खड़ा होता है। वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। रात गहरी हो चुकी है।
लेकिन अभी अमावस्या नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल सकता है। वो गांव के उस कोने की तरफ जाता है जहां बूढ़ा चौकीदार दीनू रहता है। पिता की खामोशी ने श्याम के इरादों को और पक्का कर दिया था। उसे पता था कि घर की चारदीवारी के अंदर झूठ पलता है और सच सच हमेशा बाहर अंधेरे में इंतजार करता है। उसे एक ही शख्स याद आया जो उस वक्त भी जागता था जब पूरा गांव सो रहा होता था, दीनू काका। दीनू अपनी छोटी सी कोठरी के बाहर आग ताप रहा है। दीनू काका, पिताजी कुछ नहीं बता रहे। आप तो सब जानते हैं। कौन थी वो? वो डायन नहीं थी बाबू, वो तो फूलों जैसी शांत लड़की थी। सबसे अलग, सबसे दूर उस सरहद की कुटिया में रहती थी। बस उसकी खामोशी ही उसका गुनाह बन गई। लोग कहते थे वो अपनी काली बिल्ली से बातें करती है, जादू टोना करती है, पर वो तो बस अकेली थी। फिर उस रात क्या हुआ काका? सब लोग उस आग की बात क्यों कर रहे हैं? वो अमावस्या की ही रात थी। अचानक उसकी कुटिया से लपटें उठने लगी। आग इतनी तेज थी कि आसमान लाल हो गया था। उस बेचारी की चीखें पूरे रायगंज में गूंज रही थी। वो चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मैं चौकीदार था बाबू, मैं चिल्लाया। मैंने लोगों के दरवाजे पीटे, मैंने गुहार लगाई कि चलो उसे बचाते हैं। पर जानते हो क्या हुआ? पूरे रायगंज में एक भी दरवाज़ा नहीं खुला। लोग अपनी खिड़कियों के पीछे दुब के रहे। किसी ने कुंडी नहीं खोली, किसी ने एक लोटा पानी तक नहीं फेंका। पर क्यों? कोई तो बाहर आता। सबको डर था बाबू। सरपंच ने और गांव के बड़ों ने सबको डरा रखा था कि जो उसकी मदद करेगा डायन का साया उस पर भी पड़ जाएगा। लोग अपने घरों के अंदर कान बंद करके बैठ गए और बाहर वो लड़की जिंदा जलती रही। वो दरवाज़ा पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही, जब तक उसकी आवाज़ राख नहीं बन गई। उस रात रायगंज के लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं बल्कि अपना ज़मीर बंद कर लिया था। दीनू अचानक चुप हो जाता है। श्याम हक्का बक्का रह जाता है। श्याम दीनू के पास से वापस अपने घर आता है। सच कड़वा था। रायगंज का खौफ कोई परलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक मासूम की चीखें थीं जिन्हें गांव वालों ने अनसुना कर दिया था। श्याम कई रातों तक सो नहीं पाया। वो चीखें अब उसके कानों में गूंजने लगी थीं। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस्या की रात। लेकिन इस बार एक दरवाजा खुलने वाला था। गांव में सन्नाटा पसर चुका है। श्याम अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि गलियां सूनी हैं। घड़ी में 6 बज चुके हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो दबे पांव घर का मुख्य दरवाजा खोलता है। 40 साल बाद रायगंज की किसी दहलीज से कोई बाहर निकला था। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये उस खौफ के मुंह पर एक तमाचा था जिसने गांव को गुलाम बना रखा था। शाम चलते चलते उस जगह पहुंचता है जहां कभी चंपा की कुटिया थी। वहां अब सिर्फ काली राख और कुछ जले हुए लकड़ी के खंभे बचे हैं। अचानक तापमान गिर जाता है। हवा में जलने की गंध आने लगती है। चांद की रोशनी में एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। एक लड़की जिसके कपड़े फटे और जले हुए हैं, वो रो रही है। हवा ठहर गई थी। सिसकियों की आवाज अब कानों में नहीं, रूह में गूंज रही थी। वो सामने थी, रायगंज का पाप जो आज भी जल रहा था। शंपा, मैं जानता हूं तुम यहां हो। मैं यहां तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें सुनने आया हूं। मुझे सब पता चल गया है। उस रात किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। वो आकृति अचानक श्याम की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि असीमित दर्द है। वो जलते हुए हाथों से गांव की तरफ इशारा करती है। श्याम समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो वहां से भागते हुए गांव के बीचों बीच मंदिर के बड़े घंटे के पास पहुंचता है और उसे पूरी ताकत से बजाने लगता है।
लगता है। टन टन टन, पूरे गांव की खिड़कियां खुलने लगती हैं। लोग डर और हैरानी से बाहर झांकते हैं। सरपंच और हरी काका भी दौड़ कर आते हैं। सरपंच, श्याम पागल हो गया है, अंदर जा, मौत का वक्त हो गया है। नहीं, ये मौत तो नहीं, सच का वक्त है। बाहर आइए सब, देखिए उसे जिसे आप डायन कहते हैं। वो डायन नहीं है, वो हमारा पाप है जो 40 साल से जल रहा है। लोग धीरे धीरे डरते हुए अपने घरों से बाहर आने लगते हैं। शाम उस साए की तरफ इशारा करता है जो अब मंदिर के चबूतरे के पास खड़ी है। टॉर्च की रोशनी में लोग चंपा का चेहरा देखते हैं, वही बेबस लड़की जिसे उन्होंने जलते छोड़ दिया था। उस रात मंदिर का घंटा भगवान को जगाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए बजा था। हमें माफ कर दे बेटी, हम कायर थे, डर ने हमें अंधा कर दिया था। हमने तुझे तड़पते देखा और दरवाजे बंद कर लिए। हमें लगा पाप खत्म हो गया, पर पाप तो उस दिन शुरू हुआ था। पूरा गांव एक स्वर में माफी मांगने लगता है। चंपा का साया जो पहले भयानक लग रहा था, अब धीरे धीरे शांत और चमकदार होने लगता है। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आती है। वो हवा में विलीन होने लगती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ एक ठंडी ताजा हवा का झोंका। रायगंज की हवाओं से आज जलने की गंध गायब थी। उस रात दरवाजे सिर्फ घरों के नहीं, लोगों के दिलों के भी खुले थे। चंपा को मुक्ति मिल गई थी और रायगंज को अपनी इंसानियत। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली डर भूतों से नहीं, बल्कि इंसान की चुप्पी और कायरता से पैदा होता है।